नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सबका पुनः एक बार स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत आज हम जल संसाधन, उसका वितरण एवं संरक्षण अर्थात वाटर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन वाले पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जल कितना महत्वपूर्ण संसाधन है। फिर उसका वितरण पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे पृथ्वी पे किस प्रकार से जल का वितरण पाया जाता है और इसका क्या उपयोग है और वर्तमान समय में इसके संरक्षण की क्या आवश्यकताएं पड़ रही हैं कि इसको हमें संरक्षित करना पड़ रहा है, जबकि पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में जल प्राचीन समय से उपलब्ध है। तो इन सब बातों का अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखें कि जल पृथ्वी पर पाए जाने वाला अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति की रचना में सहभागी होकर संपूर्ण जीव मंडल को आधार प्रदान करता है। अर्थात जल के बिना जीवन की संभावना करना बिल्कुल ही गलत है। यह प्रकृति में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में वितरित है और सदैव ही गतिशील रहता है। प्रकृति में किसी स्थान पर इसकी स्थिरता भिन्न भिन्न समय अवधि में रहती है। इसका स्वरूप और आकार परिवर्तनशील है। हम जानते हैं कि जल तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। यह कहीं जल वाष्प में है तो कहीं हिम अथवा द्रव्य रूप में पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध है। जलवायु और स्थिति के अनुसार इसका जो स्वरूप है वो इन अवस्थाओं के आधार पर निर्धारित होता है। इसका जो स्वरूप है जल का, उसमें जो परिवर्तन है वो सूरज से प्राप्त ऊष्मा की वजह से होता है। तो सूरज की ऊष्मा की जल के स्वरूपों में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न अवस्थाओं में अपनी भौगोलिक स्थिति बदलता रहता है। यह परिवर्तन जलीय चक्र के माध्यम से पूर्ण हो पाता है। अब जलीय चक्र जो है वो क्या है, जो हम जानते हैं कि जिसमें जल समुद्रों से, नदियों से, झीलों से, सागरों से वाष्प बन के उड़ता है और ऊपर जाके संघनन के द्वारा फिर बारिश होती है और पुनः नदी नालों द्वारा वापस जल के स्रोतों में पहुंच जाता है। ये जो प्रोसेस है ये जलीय चक्र है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो इतनी बड़ी मात्रा में जल है उसका केवल और केवल 1% भाग जलीय चक्र में हिस्सा लेता है। अगर हम देखें कि पृथ्वी के ऊपर जो कुल जल है उसकी जो एक बहुत बड़ी मात्रा है, तो उसे हम संपूर्ण जो जलीय भाग है पृथ्वी को, उसे हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, अर्थात जल मंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की चर्चा हम करते हैं तो यहाँ का जो जल है उसका 97 पॉइंट लगभग 39% जो भाग है वो महासागरों के अंतर्गत पाया जाता है। और महासागरों के अंतर्गत ये जो जल पाया जाता है, ये जो जल है वो कैसा है, क्षारीय जल है। इसके अलावा 2.6%, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 2.6% जो भाग है वो है मीठे पानी का स्रोत या शुद्ध जल। तो इसमें हम देखें कि ये जो जल है बाकी का महासागरों के अलावा हिम की टोपियाँ, हिमखंड और हिमनद में, भूजल में, मृदा की नमी में, झीलें, नदियाँ और वायुमंडल के अंतर्गत पाया जाता है। इस प्रकार से इसका वितरण है। अगर हम जब लगभग 97.39 पार्ट की चर्चा करते हैं तो वो तो ओशियन में है,
पूरा का पूरा ही महासागरों में है। लेकिन बाकी का जो शुद्ध जल है 2.6%, उसकी अगर हम चर्चा करें तो उसका लगभग 77.23% भाग है वो पृथ्वी के ऊपर ग्लेशियरों में, हिम की टोपियों, हिमखंड और हिमनद के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा भूजल में हम देखें कि लगभग 0.8 किलोमीटर तक बाकी का शुद्ध जल है, उसका 22.21% भाग पाया जाता है। मृदा की नमी में 0.17% भाग है जो पाया जाता है। फिर हम देखें स्वच्छ जलीय झीलें, तो उसके अंदर 35% जो भाग है शुद्ध जल का, टोटल जल का नहीं है, शुद्ध जल का, उसका हिस्सा यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा नदियाँ, पृथ्वी की जलीकृत खनिज, वायुमंडल और जीवन, इनके अंतर्गत बाकी का जो शुद्ध जल है वो इस पृथ्वी के ऊपर है जो पाया जाता है। ये है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अगर हम इसको डिटेल से देखें कि जो जल का जो वितरण है पृथ्वी के ऊपर वर्तमान में, वो 3 प्रकार से या 3 तरीके से पाया जाता है, जिसमें पहला है धरातलीय जल। धरातलीय जो जल है अर्थात वो धरातल के ऊपर जो पाया जाता है वो जल नदियों में, झीलों में, जिसमें विश्व की बड़ी बड़ी झीलें हैं, इसके अलावा नहरों में, और हिम क्षेत्र के रूप में ये जो जल है वो धरातल के ऊपर पाया जाता है। अर्थात नदी, झील, नहरें और हिम के बड़े बड़े क्षेत्र ये धरातलीय जल की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दूसरा है भूजल के स्रोत। तो भूजल के अंतर्गत जो इसका जो प्रधान स्रोत है वो है आकाशीय जल। तो वो जो जल है वो छिद्रों, दरारों और सैल संधियों के द्वारा नीचे रिसकर और भूमि के नीचे चला जाता है, जिसे ही हम भूजल कहते हैं। इसके अलावा सहजात जल जो सागरों और झीलों से निक्षेपित होकर अपसादी सैलों के छिद्रों और सुराखों से होकर नीचे चला जाता है भूमि के, उसे सहजात जल कहा जाता है। और तीसरा है मैग्मा जल, जो ज्वालामुखी का क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। इस प्रकार से भूजल का क्या होता है, संचय होता है, स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर। फिर हम इसको निकालते हैं, जैसे झरनों के द्वारा, कूप के द्वारा, या पाताल तोड़ कुएं होते हैं, वहाँ से गीजर हैं, इन स्रोतों से ये जो जल है ज़मीन का वो बाहर आता है। और लास्ट का जो पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ जो वाटर है उसका है महासागर। तो पृथ्वी के ऊपर जो लगभग 70.87% जलीय भाग है, लगभग 70% जो 87% जलीय भाग है जल का, उसका 97.39% भाग महासागरों के अंतर्गत पाया जाता है, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और एंटार्कटिका के रूप में क्षेत्र में यह जो जल है वो पाया जाता है। अब हम जल की क्लासिफिकेशन के बाद देखते हैं कि जल संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि विश्व में जल संकट बढ़ता जा रहा है और लगभग दुनिया की 50% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जल के संकट को महसूस कर रही है। अर्थात बहुत बड़ी आबादी को शुद्ध जल पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। हम जानते हैं कि ये जो समस्याएं है, इस प्रकार का जल संकट है, उनका जो उद्भव हुआ है वो केवल उसके लिए मानव ही क्या है, उत्तरदायी है। क्योंकि ये जो सारी समस्याएं हैं वो हमने ही पैदा की हैं, हमने ही जल को क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। अब इसके संरक्षण की बात करें तो हमें सबसे पहले जल की प्रदूषण से क्या करनी होगी, सुरक्षा। अर्थात पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल
जो स्वच्छ जल है यदि प्रदूषण मुक्त हो जाए तो जो दुनिया की वर्तमान जनसंख्या है उसकी आपूर्ति जलापूर्ति संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त जल पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध है, बशर्ते हमें उसे प्रदूषण से बचाना है। दूसरा है जल का पुनर्वितरण, कि भू सतह पर पाए जाने वाला जो जल है वो समान रूप में वितरित नहीं है। वितरण का जो वर्तमान प्रतिरूप है वो भी संकट का कारण बना हुआ है। जैसे हम देखें कि अफ्रीका महाद्वीप में संसार की सर्वाधिक जल विद्युत संभावना पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास जल की प्राप्ति साल भर बनी रहती है। लेकिन इसी अफ्रीका के उत्तरी भाग में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो सहारा, जो पूरे वर्ष भर जल संकट से ग्रस्त रहता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसका जो वितरण है, क्लासिफिकेशन है, वो समान रूप से नहीं है। अगर हम इसका वितरण समान रूप से कर दें तो ये हमारी मांगों की पूर्ति कर सकता है और जल है जो संरक्षित रह सकता है। तीसरा है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसका विश्व स्तर पर जल की जो आपूर्ति है उसमें लगभग 25% हिस्सा है। बाकी का 75% हिस्सा नदी, झील और बाकी सतही जल स्रोतों से पूर्ति होती रही है। पर समस्या ये है वर्तमान समय में कि जो ग्राउंड वाटर है उसका निरंतर क्या हो रहा है, दोहन, और उसकी पुनः पूर्ति इतनी नहीं हो पा रही है। तो हमें अगर जल संरक्षित रखना है तो भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। साथ ही इसे रिचार्ज करने के लिए इस प्रकार के स्रोत बनाए जाने चाहिए ताकि वर्षा का जल बह के नहीं जाए और ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं ग्राउंड वाटर की वो रिचार्ज हो सकें। नंबर 4 है कि जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ तो जनसंख्या है। जिस प्रकार से तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी प्रकार से निरंतर जल की मांग भी बढ़ती जा रही है। नंबर 5 है वनावरण में वृद्धि, कि जलीय परिसंचरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भूजल पे वर्षा का जो वितरण है या जो जल चक्र है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है जंगलों की। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से वनों का उन्मूलन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, वर्षा की मात्रा भी घटती जा रही है। तो अगर हमें पानी की मात्रा को या जल को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए वनों के आवरण में भी वृद्धि करनी होगी। कृषि के प्रतिरूपों में परिवर्तन करना होगा, कि वर्तमान प्रकार से जो जिस प्रकार की कृषि विश्व के बड़े हिस्से में प्रचलित है उसमें बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता है। इसलिए हमें क्या है कि वर्तमान में वैज्ञानिक तरीके से कृषि करनी होगी ताकि जो जल है उसका कम से कम उपयोग हो। पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा, जिसके अंदर जो प्राचीन समय में जो जल के स्रोत हुआ करते थे, जैसे राजस्थान का उदाहरण ले तो यहाँ पे नाड़ी, कुंड, खड़ीन, कोई, बेरी, बावड़ी, झालरा, टोबा, ये क्या है, भारत की जो प्राचीन परिस्थिति रही होंगी उसमें वर्षा जल संचयन के ये महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन वर्तमान समय में इनकी दुर्दशा हो रही है, तो हमें इनको संरक्षित करना चाहिए ताकि जो जल है बारिश का उसका संचय हो सके और फिर इन स्रोतों से हम जल को घरेलू और सिंचाई कार्यों के उपयोग में ले सकें। अन्य में हम देखें तो शहरी अपशिष्ट जल का भी पुनः उपयोग कर सकते हैं। नगर निकायों द्वारा जल का संरक्षण किया जा सकता है। सिंचाई की और उन्नत विधियों का उपयोग हम कर सकते हैं। उद्योगों में जल की बचत कर सकते हैं और फ्लड मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो जल है बारिश का वो बाढ़ के साथ बह के चला जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जल संसाधन का वितरण और संरक्षण हमने पढ़ा कि जीवन अगर आने वाले समय में हम जिस प्रकार से मानव प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है, तो इस प्रगति को बनाए रखने के लिए मानव जीवन को
सुखमय बनाने के लिए हमें जल का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एनर्जी रिसोर्सेज की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।